दोस्तों नमस्कार। राजनीति की धुरी जब बदलती है तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों की बुनियादें हिलने लगती है और उस बुनियाद पर खड़े कितने भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, उनकी जड़ें डगमगाने लगती है और शायद मौजूदा वक्त की यह एक हकीकत है। भारत की राजनीति में बीजेपी ने जो भी उफान राजनीतिक तौर पर जब भी बढ़ाया, उसके साथ हिंदुत्व और शायद हिंदुत्व के आश्रय इस देश के भीतर बीजेपी के हिंदूवादी पार्टी होने का एहसास था। आरएसएस ने उसके लिए बकायदा इस देश में एक मंच तैयार किया। और ध्यान दीजिए, गुजरात से निकलकर वही प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में आकर खड़ी हो गई। उस प्रयोगशाला पे लगातार जो भी राजनीतिक प्रयोग, चाहे वो बनारस में मां गंगा ने बुलाया हो तब से हुआ हो, या फिर अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौर में आरएसएस और बीजेपी का मिलन और प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत की मौजूदगी और उस पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, इन सबों ने जो समा बांधा, इसका एहसास वाकई किसी को नहीं था कि राजनीति की धुरी बदल रही है। जनवरी के महीने में 2024 में जिस राजनीतिक धुरी पर बीजेपी सवार थी, मई आते आते वही धुरी बदल गई और चुनाव परिणाम ने उत्तर प्रदेश के मंच से यह ऐलान कर दिया, इस देश के भीतर में राजनीति को अब समझना है और साथ लेकर चलना है तो फिर आपको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के सवालों को अपने साथ रखना होगा। माइनॉरिटी का सवाल तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80-20 का खेल खेलते चला गया, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस ने इस दौर में जो एससी, एसटी और ओबीसी का सवाल खड़ा किया और खास तौर से राहुल गांधी जब खुले तौर पर यह बोलने निकल पड़े कि दरअसल हमसे गलती हो गई, जो हम एक दौर में भटक गए थे, हमने आप पर ध्यान दिया नहीं, नेहरू का काल हो, इंदिरा का काल हो, तब तक तो हमने चीजों को समेटा, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां बदल गई। और शायद ये एक ऐसी सोच और समझ है जो बदलती हुई राजनीतिक धुरी को या तो बदल रही है या फिर उस बदलती धुरी के साथ अब कांग्रेस को ढालना चाहती है। लेकिन मौजूदा सवाल तो बीजेपी का है। मौजूदा सवाल बीजेपी के साथ संघ परिवार की उस सोच का है जिसके लिए सबसे प्रिय मुख्यमंत्री इस देश में योगी आदित्यनाथ हैं। और शायद यह सवाल दिल्ली और लखनऊ के बीच उस राजनीतिक टकराव का भी है जिसमें दिल्ली ने हमेशा चाहा कि इस देश के भीतर कोई बड़ा नेता कद्दावर हो ना सके और किसी मुख्यमंत्री की छवि इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसकी परछाई जमीन पर दिखाई देने लग जाए। और शायद यह टकराव की परिस्थितियों के बीच अब जरा कुछ पन्ने पुराने पलटिए और सोचिए कि 20 दिन पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे थे कुंभ का, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, औरों से भी मुलाकात की, लेकिन सभी को जिस तर्ज पर निमंत्रण दिया वो इस बात का एहसास था कि उत्तर प्रदेश की जो प्रयोगशाला संघ ने खड़ी की और उसके अपने स्वयंसेवकों की कतार उत्तर प्रदेश के जिले दर जिले जो नजर आती है, राजनीतिक तौर पर वहां योगी का कोई विकल्प हो नहीं सकता है। लेकिन एक झटके में ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि संत समाज के भीतर भी यह सवाल उठने लग गया कि बदल डालिए योगी को, यह सही नहीं है। उनकी मौजूदगी कुंभ के दौर में जो भगदड़ मची और उस भगदड़ को लेकर जो चीजें छुपाई गई वो बर्दाश्त के बाहर है। हालांकि उसकी खानापूर्ति करने के लिए झटके में संत समाज का एक दूसरा तबका भी सक्रिय हो गया और वो बताने लगा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ कितने बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और जो इस्तीफा मांग रहे हैं उनकी बात सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह विरोध करना चाहते हैं। और संतों की बात आपको राजनीतिक तौर पर हो सकता है एक राजनीतिक शब्दावली ही दिखाई और सुनाई देने लग जाए, लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के भीतर जो मीडिया कल तक कुंभ में साथ खड़ा था,
योगी आदित्यनाथ की तमाम सफलताओं के गुणगान कर रहा था, उसने एक झटके में पल्ला झाड़ा और उसके बाद बताने लगा कि दरअसल उत्तर प्रदेश के भीतर, कुंभ के भीतर क्या कुछ हुआ है, सच क्या है। यह सच इतना भयावह है, जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसमें लगता ऐसे है कि खुलकर मिसमैनेजमेंट हुआ है। यानी 24 से 48 घंटों के भीतर जो परिवर्तन दिल्ली की उस मीडिया का हुआ, जो मीडिया दिल्ली की सत्ता के साथ मिलकर चलती है, तो एक एहसास ये जाग गया कि शायद अब सरकार के भीतर भी वही आवाज है जो कुछ संतों ने लगा दी। और संतों की आवाज से यह लगा कि संत भी अपने तौर पर राजनीतिक बोली बोलने लगे हैं और राजनीतिक बोली के समानांतर एक दूसरी राजनीतिक बोली को खड़ा करने के लिए भी राजनीति लखनऊ में भी सक्रिय हो गई। ये अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन सबके केंद्र में तो राजनीति ही होती है। और राजनीति से बड़ा धर्म कुछ होता नहीं है, यह हमने कई मौकों पर जिक्र किया है। शायद इसीलिए चुनाव अयोध्या जिले के भीतर मिल्कीपुर में भी होना है। और मिल्कीपुर का चुनाव और उसका परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिल्कीपुर से पहले जो विधायक थे, वो विधायक सांसद बन गए फैजाबाद से, जिसके दायरे में अयोध्या भी आता है। और समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसने यह दर्शा दिया कि दरअसल बीजेपी जिस हिंदुत्व की उड़ान पर परवान भरना चाहती थी, वो डगमगा चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला खारिज जनता कर चुकी है। शायद इसीलिए सवाल मिल्कीपुर का है। और मिल्कीपुर के भीतर का अगर आप वोटिंग की परिस्थितियों को देखें, वहां वोटरों को देखें, मिल्कीपुर में तकरीबन 3,58,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा वोटर दलित तबका है, 1,25,000। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आता है, जिसकी 60,000 वोटरों की तादाद है। तीसरे नंबर पर पासी और यादव आता है। पासी भी 55,000 है, यादव भी 55,000 है। समाजवादी पार्टी एमवाय समीकरण के आसरे पीडीए को उसके बाद लेकर आई और फिर यह मानकर चलती रही कि बीजेपी के खिलाफ जो भी राजनीतिक हवा बनेगी, उसमें एनडीए गठबंधन की मौजूदगी समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाएगी। यह अलग मसला है कि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सिर्फ वह 2 सीट जीत पाई, 5 सीटें हार गई, 7 सीटें हार गई। लेकिन मिल्कीपुर चूंकि अयोध्या के दायरे में है, तो कुंभ से जो आवाज उठी और दिल्ली से गूंज रही है, वो आवाज संतों के बीच की जो आवाज है, और उसको शांत करने के लिए जो संतों की आवाज दी जा रही है, उसके समानांतर कहीं ना कहीं 5 फरवरी को जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे, तब मिल्कीपुर में भी वोट पड़ेंगे। और अभी तक ये जो माना जा रहा था, इसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, संग में डुबकी लगाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि वोटिंग पैटर्न और राजनीतिक धुरी इस दौर में बदल गई है। यानी हिंदुत्व के आसरे वोट बीजेपी को मिलेगा जरूर, लेकिन जीतने लायक नहीं मिलेगा। यह सवाल शायद अयोध्या आंदोलन के दौर को याद कीजिएगा तो 1990, 92 और 92 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी जिस जीत को हासिल करना चाहती थी, उसे वह जीत ना तो विधानसभा में मिली, ना लोकसभा चुनाव में मिली। इसीलिए 96 में सिर्फ 13 दिनों में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिर गई। और शायद इन पूरी परिस्थितियों के बीच में अब योगी आदित्यनाथ भी समझ गए कि दरअसल मिल्कीपुर की जीत क्यों मायने रखती है। वहां पर दलितों की तादाद ज्यादा सही, इस देश की बदलती हुई राजनीतिक धुरी हिंदुत्व से बदलकर अब संविधान और संविधान के आसरे हाशिए पर पड़े तबके की भागीदारी का सवाल उठा तो रही है। लेकिन इस बार चुनाव जीतना होगा, अन्यथा कुर्सी का संकट मंडरा सकता है, क्योंकि यह आवाज दिल्ली की है। हालांकि सामने आरएसएस के भीतर भी बहुत सी लकीरें खिंची हुई हैं। आरएसएस को जो लगता है, दिल्ली को जो लगता है, मीडिया के भीतर की जो आवाज है, संतों के भीतर जो टकराव है, इन सब से हटकर हम सबसे पहले आपको एक दृश्य दिखलाते हैं। क्योंकि अयोध्या में इस दौर में एरियल सर्वे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो जानते हैं
कहीं कुछ अयोध्या में ना हो जाए, क्योंकि कुंभ से निकलकर बड़ी तादाद में भक्तों का रेला अयोध्या की दिशा में भी बढ़ता है। तो उसका एरियल सर्वे करता हुआ नजारा बतलाता है कि राजनीतिक तौर पर जो भूचाल इस दौर में बीजेपी और संघ परिवार के भीतर या कुंभ के बाद की परिस्थितियों ने उभार दिया है, उसमें मिल्कीपुर एक एसिड टेस्ट के समान है। इसीलिए हेलीकॉप्टर से उस पूरी परिस्थिति को देखना है, अयोध्या ठीक तो है। दरअसल राजनीति की धुरी कैसे बदली है, यह उम्मीदवारों के चयन से भी समझा जा सकता है। बीजेपी ने 2022 में जिस उम्मीदवार को उतारा था वो बाबा गोरखनाथ थे। उनको तकरीबन 90,000 वोट मिले थे, लेकिन उस वक्त अवधेश प्रसाद जी ने 1,03,000 वोट पाकर उन्हें 93, उनको लगभग 13,000 वोटों से हराया था। इस बार जब उपचुनाव हो रहे हैं तो बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट दिया चंद्रभानु पासवान को, क्योंकि पासी समाज 55,000 के वोटर के तौर पर मौजूद है। दलितों की तादाद 1.25 लाख है, बड़ा मायने रखता है। इसमें ब्राह्मण चाहे 60,000 हो, क्षेत्रीय चाहे 25,000 हो, वैश्य चाहे 20,000 हो, इन तीनों को भी जोड़ दीजिएगा तो 1,05,000 ही होता है, जो कि दलित वोटरों से कम है। बाकी मुस्लिमों का 30,000 वोट, यादवों का 55,000 वोट, ये सारी चीजें राजनीति को डिगा सकती है। और खास तौर से दिल्ली की बेचैनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में दिल्ली ने यह मान लिया था कि योगी आदित्यनाथ के भरोसे चुनाव आने वाले वक्त में उनकी अगुवाई में नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन आरएसएस पीछे खड़ी थी, और आरएसएस को छुटला न पाना इसलिए मुश्किल क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवकों की गोलबंदी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिस वृहद तौर पर होती है, उस वृहद तौर की परिस्थितियां साफ तौर पर बतलाती है कि दरअसल संघ का जमीन पर होना राजनीतिक लाभ बीजेपी को कैसे दे सकता है। और यहीं से एक दूसरी शुरुआत कुंभ के दौर में हो गई। हमें लगता है कि संतों का टकराव उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मीडिया के भीतर उठते हुए सवाल। मीडिया जिन रिपोर्टों को दिखा रहा है वो इस खुले तौर पर बतला रहा है कि देखिए, भगदड़ एक नहीं 2 जगह मची थी, झूसी में मची थी। मीडिया बतला रहा है किस तरीके से बकायदा अस्पताल के बाहर जहां पर मरीजों को ले जाया गया उसको भी कवर करने नहीं दिया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जब टीवी 9 का रिपोर्टर पहुंचता है तो उसको धक्के देकर निकाला जाता है। और आप समझ सकते हैं रिपोर्टर की जुबान पर होता है, क्या यह पाकिस्तान है? यानी जिस मीडिया को जिस राजनीति के तहत खड़ा किया गया, बनाया गया, अब वो मीडिया उसी अंदाज में सवाल उसी योगी आदित्यनाथ की नौकरशाही और सुरक्षा कर्मियों से कर रहा है कि आप कहां पर खड़े हैं। यह राजनीतिक टकराव की पहली ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश के भीतर दिल्ली की राजनीतिक सोच और लखनऊ की गद्दी बचाने की समझ, दोनों के बीच वही हिंदुत्व का आवरण है जिस आवरण के आश्रय राजनीति को साधा गया और माना गया कि इसी के आश्रय राजनीति साधी जा सकती है। शायद इसीलिए यह रिपोर्ट जो टीवी 9 की है, इसका कुछ छोटा सा हिस्सा जरूर देखना चाहिए। जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या?
ये पाकिस्तान है, नहीं, यहाँ ये कैसे? पाकिस्तान है। यहाँ मोटरसाइकिल की डेड बॉडी से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? नहीं, छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए और हैं, क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे कैसे हम लिस्ट घुसे? नहीं दिखा सकते हैं। हाँ? ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती लिस्ट है। है। आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। तो क्या बीजेपी और आरएसएस ने जिस राजनीतिक शब्दावली के आसरे इस देश को बड़ा किया, इस देश को अपने साथ किया, और सत्तानुकूल होकर या सत्ता स्पॉन्सर्ड मीडिया जब कोई सवाल नहीं पूछता है और सत्ता में आपसी टकराव हिंदूवादी संगठन नेताओं के बीच और हिंदूवादी कार्यक्रम को लेकर ही अगर होने लगे, जहां सवाल आस्था का हो, जहां सवाल सनातनी का हो, तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या वाकई विपक्ष की पूरी राजनीतिक धुरी अधूरी सी हो जाएगी और खुद ही टकराती हुई परिस्थितियों के भीतर संत समाज से भी यह आवाज आएगी, जो आवाज पहली बार निकलकर वह भी योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं, भगवा वस्त्र लिए रहते हैं, और भगवा वस्त्र पहने हुए एक संत अगर कहें इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, तब तक किसी दूसरे संत की आवाज आ जाए, बिल्कुल नहीं, यह गलत है, तब तक तीसरा संत बोले। देखिए, ऐसी परिस्थिति में मत जाइए जहां पर यह सवाल हो कि दरअसल ये सभी अलग हैं, सभी एक साथ खड़े हैं। इन तीनों परिस्थितियों को एक क्षण के लिए आप एक साथ मिला दीजिए और फिर जरा कल्पना कीजिए, जो सवाल और जो भूचाल राजनीतिक तौर पर दिल्ली, लखनऊ या कहें आरएसएस, योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह की पूरी राजनीति, यह जो एक त्रिकोण बना है, इस त्रिकोण के भीतर टकराता हुआ संत समाज आपको कैसा दिखाई देगा, उसकी एक तस्वीर, एक झलक इसलिए मायने रखती है क्योंकि कभी कभी सत्ता अपने भार से ही ढह जाती है और सत्ता को सत्ता ही ढाती है, और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए फिर सत्ता के दूसरे वैकल्पिक परिस्थितियों में भी उसी सत्ता को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जिसके दायरे में हिंदुत्व की सोच उसी तरीके से लहराए। जो इस दौर में चूक तो नहीं गई, शायद इन तीनों परिस्थिति को एक क्षण के लिए एक साथ देखिए, तब स्थिति कुछ और स्पष्ट होगी। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। निसंदेह हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं कुंभ को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके कारण ही यह संभव हो पा रहा है। और योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ, वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी के जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है यह संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। जब मीडिया सत्ता के रंग में सराबोर होगा तो फिर संत समाज भी राजनीति में अछूता खुद को कैसे रख सकता है। उसकी जुबान पर भक्ति और आस्था से हटकर नेताओं को लेकर जो बोल हैं, वह बोल बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि बीते 10 वर्षों में इस देश के भीतर में संत समाज भी राजनीतिक तौर पर अपना आकलन करने लगा है, और उसकी अपनी राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक महत्व ही उसके कद को बढ़ाता है, जैसे मीडिया के भीतर का सवाल है। शायद इसीलिए इस दौर में वो संवैधानिक परिस्थितियां हो या सामाजिक आचरण हो, दोनों ने घुटने टेक दिए सत्ता के सामने, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन हमने आपसे शुरू में कहा था, राजनीतिक धुरी जब बदलेगी तो फिर सत्ता का जो प्रेम है और सत्ता का जो मोहपाश है और सत्ता को लेकर जो नशा है,
वो हर किसी में समाता है। वो दिल्ली में बैठी हुई मीडिया के निशाने पर अगर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली की सत्ता बची रहे, या दिल्ली की सत्ता का राजनीतिक विस्तार उनके खिलाफ जाने से हो सकता है, या दिल्ली के भीतर कोई आंच नहीं आएगी, यह भी हो सकता है। यही परिस्थिति संत समाज के भीतर भी होगी, क्योंकि संतों की प्रमुखता, जिन संतों को आपने सुना, एक संत जो इस्तीफा मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, उनकी मौजूदगी आपने अंबानी की शादी में भी देखी होगी, और अंबानी की शादी में उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना भी देखा होगा। यह सारी चीजें भूलिए मत, क्योंकि राजनीति जब अपने आप को मतती है तो वह एक व्यू रचना तैयार करती है, और उस व्यू रचना के दायरे में जो सक्रियता होती है हर समाज के भीतर की, उसकी सक्रियता सत्ता को बचाए रखने के लिए और सत्ता से खुद के अनुकूल तमाम परिस्थितियों को बनाए रखने की होती है। तो इसीलिए आज जिक्र हम इसीलिए सीबीआई ईडी का नहीं कर रहे हैं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े नौकरशाहों का नहीं कर रहे हैं, सेबी का नहीं कर रहे हैं, बैंकों का नहीं कर रहे हैं, आरबीआई का नहीं कर रहे हैं। जो आरोप लगते हैं कि इंस्टीट्यूशंस सरकार के अनुकूल हो गए तो लोकतंत्र तो ढहढहा गया। न सिर्फ लोकतंत्र का ढहढहाना, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में इस देश के समाज समुदाय के भीतर जो एकजुटता सत्ता को लेकर थी, और सत्ता ही अगर आपस में अपने मुद्दों को लेकर टकराती हुई अपनी सत्ता को बचाने को लेकर इस तर्ज पर आ जाए, तो मीडिया की आवाज रात के अंधेरे में कैसे चीरती है, इसका एक छोटा सा दृश्य जरूर देखना चाहिए। यह ललन टॉप के रिपोर्टर ने जब रात के अंधेरे में उस हकीकत को बताना चाहा, जिस हकीकत को छुपाने के लिए दिन के उजाले में टीवी 9 के रिपोर्टर के साथ क्या हुआ वो आपने देखा, लेकिन रात के अंधेरे में कोई अधिकारी नहीं, लेकिन खुले तौर पर जब प्रशासन काम करता है तो उसे महसूस होता है कि दरअसल उसकी सत्ता तो लखनऊ में है, मीडिया को लगता है उसकी सत्ता तो दिल्ली में है। और इस परिस्थिति के भीतर एक छोटा सा हिस्सा जरूर देखिए। ये ललन टॉप का रिपोर्टर का वो हिस्सा है जो रात के 12 बजे जहां भगदड़ हुई उससे हटकर एक दूसरी जगह भी भगदड़ हुई, वो झूसी का इलाका है, और वहां वो रिपोर्टर पहुंचकर जो दृश्य दिखला रहा है वो कपा देने वाला है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। ऐसी रिपोर्ट एक वक्त किसी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को डिगाने के लिए काफी थी। बीजेपी की अपनी राजनीति बतलाती रही है कि वह जब विपक्ष में रहती है तो किस तरीके से राजनीति को अपने अनुकूल करने की सोच उसके कार्यकर्ताओं के आंदोलन और इस तरीके के आस्था से जुड़े हुए सवालों को लेकर ही कैसे वो विस्तार दे सकती है राजनीतिक तौर पर। लेकिन एक बात का जिक्र और हमने शुरू में किया कि राजनीति की धुरी जब बदलने लगती है तो राजनीति अपने पुराने धाराओं को बदलना चाहती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कितने फिट होंगे, यह सवाल दिल्ली पैदा कर रही है, मीडिया के जरिए पैदा कर रही है, जिस मीडिया के भीतर अब उसे डेमोक्रेसी दिखाई दे रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ अपना संकट बीजेपी के भीतर का यह है कि बीजेपी की जिस राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी के दौर तक साधा गया, मोदी और अमित शाह के काल में वो बदल गया। बीजेपी के भीतर से ये आवाजें आई, लेकिन चुनाव की जीत हार अगर समूची विचारधारा है, समूचा हिंदुत्व है, समूची आस्था है और समूचा सनातनी होना है, तो फिर बीजेपी के भीतर कौन सा नेता कौन सी आवाज उठाएगा? वो आवाज उठती है, दब जाती है, लेकिन आरएसएस पॉलिटिकल फ्रंट पे आकर चुनौती जब देती है तो उसे योगी आदित्यनाथ जैसे नेता चाहिए। वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं बचा पाए, वो वसुंधरा राजे को नहीं बचा पाए, वो बड़े बड़े कद्दावरों को नहीं बचा पाए। राजनीतिक तौर पर संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को भी हटा दिया गया, लेकिन आरएसएस कुछ कर नहीं पाई।
लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला में योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस अपनी चुनौती के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि वह भी इस हिंदुत्व की उड़ान में राजनीतिक उफान पर अपनी विचारधारा को एक नए मोड़ पर लाकर इस देश के भीतर उस समाज की दिशा को बताना चाहती है कि देखिए हमारी मौजूदगी दिल्ली के खिलाफ खड़ी है। यानी एक अजीबोगरीब तालमेल इन तीनों चारों परिस्थितियों के बीच आपके सामने होगा। और आखिरी सवाल आपके सामने दो ही उठेंगे, क्या वाकई सत्ता अपने भार से ढह जाएगी और जो एक दूसरे के खिलाफ की परिस्थितियां हैं उसमें क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डामाडोल है? और आने वाले वक्त में कोई बड़ी कार्रवाई दिल्ली अगर करने को निकलती है तो आरएसएस भी खामोशी बरतेगी। लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है, उस सवाल पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारतीय समाज के भीतर पहली बार राजनीतिक मन वोटरों के आश्रय उस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को देखने की दिशा में बढ़ चुका है जहां पे समूचा विपक्ष उस दिशा को आगे बढ़ाना चाहता है। और यह चुनौती बीजेपी के भीतर उस दो लकीरों पर चलने वाले नेताओं की है जो एक तरफ सिर्फ हिंदुत्व के आश्रय है और दूसरा शख्स हिंदुत्व को सिर्फ एक हथियार मानता है। और यह टकराव चुनावी जीत और चुनावी हार के साथ किसी की भी गद्दी को हिला सकता, इसका एहसास दोनों को है। तो शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ताकत चुनावी जीत से आएगी, कुंभ या अयोध्या से नहीं आएगी। इस बात को इस बार योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं कि राजनीतिक सफलता उनके साथ जुड़नी चाहिए। इसीलिए आपने शुरू में देखा अयोध्या में वह एरियल सर्वे जो कर रहे थे, वह इस बात का एहसास था कि उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं अयोध्या में कुछ ना हो जाए। और ये राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस बदलती हुई राजनीतिक धुरी के बीच बीजेपी के सामने एक नए परेशानी के सबब को लेकर खड़ी हुई है कि आज अगर मीडिया उन्हीं बात पे सेंध लगा रहा है जिन बातों को लेकर आरएसएस और स्वयंसेवक राजनीतिक मशक्कत करते हैं, तो आने वाले वक्त में फिर उस मीडिया के द्वारा कोई दूसरे सवाल को उठाने को वो कैसे रोक पाएंगे और नहीं रोक पाएंगे तो फिर वो सवाल उठाएगा या नहीं उठाएगा, या दिल्ली की ताकत उस रूप में मौजूद रहेगी जहां पर वो जो चाहे सो कर सकती है। शायद ये पहली बार है क्योंकि उत्सव महाकुंभ का है, नेता योगी आदित्यनाथ है, विचारधारा हिंदुत्व की है, पीछे खड़ा हुआ पूरा संत समाज है, आरएसएस की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धाराएं बीजेपी को प्रभावित कर रही है और बीजेपी की कमान सत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ मोदी और शाह की जोड़ी पर है। और यह पूरा चक्रव्यूह इसीलिए पहली बार गोल घूमने को तैयार है क्योंकि भारत के भीतर की राजनीतिक धुरी उन दलितों, उन पिछड़े तबके की दिशा में देखने को मजबूर हो चली है जो इस बार अस्थाई समाधान चाहती है। तो यह एक पॉलिटिकल चेंज है जिसके कटघरे में कौन कैसे कहां डगमगाएगा, इंतजार उसका करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।